हाँ जी प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज आपका सेकंड डे है हिस्ट्री की क्लास का, जिसमें हम आज क्या बात करने वाले हैं। बेसिकली लास्ट क्लास में आपकी हिस्ट्री में सोर्स स्टार्ट हुआ था। सोर्स होता क्या है ये आपको समझाया गया था, और ये कितने टाइप का होता है ये भी आपको समझाया गया था। अब बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि हिस्ट्री में हम क्या बात करते हैं, इसको आप पहले समझ लें। हिस्ट्री में हम या तो आप अपनी बात करते हो या किसी पड़ोसी की बात करते हो। तो मैंने आपको समझाया था कि जब हिस्ट्री में हम अपनी बात करते हैं तो उसे इंडियन हिस्ट्री कहते हैं, और जब आप पड़ोसी की बात करते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री कहते हैं। अब आपको पढ़ना क्या है? आपको पढ़ना है इंडियन हिस्ट्री। अब इंडियन हिस्ट्री को अगर हम समझें और समझने की कोशिश की करें तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री काफ़ी ब्रॉड है। इंडियन हिस्ट्री क्या है? काफ़ी ब्रॉड है। इसलिए इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए हमने इसे तीन पोर्शन में या तीन भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट पोर्शन को एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत के नाम से जाना जाता है। सेकंड पोर्शन को यानी सेकंड पार्ट को, सेकंड डिवीजन को मिडिवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर बात की जाए थर्ड पोर्शन की और लास्ट पोर्शन की, जिसे हम मॉडर्न इंडिया मतलब आधुनिक भारत के नाम से जानते हैं। ये जो सेशन आपके लिए स्टार्ट किया गया है ये बेसिकली एंशिएंट इंडिया के लिए किया गया है। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। किसके लिए किया गया है? एंशिएंट इंडिया के लिए। तो बेसिकली आप एंशिएंट इंडिया में क्या पढ़ेंगे ये आपके लिए एक सबसे बड़ा सवाल रहने वाला है। इसी सवाल का जवाब आपको आज की क्लास में मिलेगा। देखिए, जब भी हम एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री पढ़ेंगे यानी प्राचीन भारत की कहानी पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि एंशिएंट इंडिया में हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो क्यों ना हम जरा सिलेबस की बात कर लें। तो देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो आपका है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी फर्स्ट चैप्टर जो एंशिएंट इंडिया की स्टार्टिंग हो रही है वो सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री है। चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो उस चैप्टर को प्राग ऐतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक एज के नाम से जाना जाता है। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना है आपको। चैप्टर 2 जो है आपका प्राग ऐतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक एज के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर चैप्टर 3 की बात करें तो चैप्टर 3 सिंधु सभ्यता इंडस सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो वैदिक सभ्यता वैदिक सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 5 की तो महाजनपदों के उदय द राइज ऑफ महाजनपदास के बारे में बात करता है। यानी बेसिकली अगर देखा जाए तो प्राचीन भारत के इतिहास का जो सिलेबस है या एंशिएंट इंडियन का जो सिलेबस है वो काफ़ी ब्रॉड नहीं है। बस आपको समझाने के लिए चैप्टर वाइज इसको बांटा गया है ताकि आप आसानी से समझ सकें। अब चैप्टर नंबर 1 में आप सोर्स पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 में प्री हिस्टोरिक एज पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 में इंडस सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 में वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, वहीं चैप्टर नंबर 5 में राइज ऑफ महाजनपदास पढ़ेंगे। अगर बात करें चैप्टर नंबर 6 की तो बात होगी रिलीजन मैटर पे, यानी चैप्टर नंबर 6 बौद्ध धर्म की बात करता है, बौद्धिज्म की। चैप्टर नंबर जो 7 है वो जैन धर्म जैनिज्म की बात करता है। वहीं चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो मगध की स्थिति यानी मगध के स्टेटस के बारे में यहाँ पर कहानी आपकी चलेगी। चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो मौर्य साम्राज्य यानी मौर्य एम्पायर की बात होगी। वहीं चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो ब्राह्मण साम्राज्य यानी ब्राह्मण एम्पायर की बात होगी। यानी बेसिकली अगर देखा जाए तो आप बौद्धिज्म, जैनिज्म, मगध स्टेटस, मौर्य एम्पायर, ब्राह्मण एम्पायर, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 किसके बारे में बात करेगा? बौद्धिज्म के। चैप्टर नंबर 7 जैनिज्म की बात करेगा। चैप्टर नंबर 8 मगध की बात होगी। चैप्टर नंबर 9 के थ्रू मौर्य एम्पायर के बारे में आप पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 10 में आप ब्राह्मण एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। यहीं अगर बात करें चैप्टर नंबर 11 तो आप शक के बारे में आप पढ़ेंगे। इसके अलावा चैप्टर नंबर 12 में गुप्त साम्राज्य यानी गुप्ता एम्पायर के बारे में आप पढ़ेंगे। तो खास तौर पे अगर आपको क्लियर किया जाए और समझाया जाए तो जो प्राचीन भारत का सिलेबस रहने वाला है वो बहुत ही छोटा है और बहुत प्यारा है। बस ये है कि इस टाइम की इंफॉर्मेशन जो है अलग अलग तरीके से कलेक्ट होती है।
इसलिए इसको पढ़ना और समझना थोड़ा सा आसान नहीं होगा। उसको स्टेप बाय स्टेप सब टॉपिक के वाइज छोटे छोटे पोर्शन में हम समझने की कोशिश करेंगे। रिपीट कर रहा हूँ कि हम कैसे समझेंगे। जो प्राचीन भारत की कहानी है उसको छोटे छोटे पोर्शन में समझेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए आज की क्लास से शुरुआत करते हैं, फर्स्ट चैप्टर की उद्घाटन करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है? तो अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि फर्स्ट चैप्टर की कहानी होगी सोर्सेस है। अब ये होता क्या है? तो देखिए बेसिकली आप एक ऐसे दौर की या एक ऐसे टाइम पीरियड की बात करना चाहते हो जिस दौर में, जिस टाइम पीरियड में ना तो मैं था और ना आप थे। अब ऐसी सिचुएशन में अगर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हिस्ट्री क्या कहता है? हिस्ट्री ये कहता है जो चीज हो चुकी है, जो चीज हो चुकी है या ऐसा ही हुआ होगा। यानी हिस्ट्री सिंपल सी बात कह रहा है कि पास्ट में जो भी इवेंट हुए, जो भी इंसिडेंट हुए, क्लियर ध्यान रखिए आप, उनका डिस्क्रिप्शन एज इट इज वैसे ही देना थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वो चीज आपके पीठ के पीछे हुई है। यानी ऐसी घटनाएं जो आपके सामने नहीं बल्कि आपके बिल्कुल बैक में हुई है। अब इनके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? तो ऑब्वियसली सी बात है कि कॉमन सेंस की बात है कि जब आप कुछ काम कर रहे होते हो या कहीं पे बिजी रहते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, या तो आपके घर के लोग देते हैं या बाहरी लोग देते हैं। ऐसे ही अगर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें इंफॉर्मेशन या तो आर्कियोलॉजिकल मोड में मिलता है या तो लिटरेरी मोड में मिलता है। अब ये दोनों चीजें होती क्या है? ये बेसिकली पास्ट में कौन सा इवेंट इंसिडेंट कब कैसे हुआ उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले खबरी को, मतलब सोर्स को, हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, या तो आर्कियोलॉजिकल या तो लिटरेरी। तो वही कहानी आपकी स्टार्ट हो रही है सोर्सेज की। ओके, किसकी स्टार्ट हो रही है? सोर्सेज की। तो आज हम बात करेंगे सोर्स के डिस्क्रिप्शन की। तो बेसिकली अगर सोर्स की बात की जाए, जो स्रोत हैं आपके, उसको अगर हम समझें तो उसे बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था, आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी। आर्कियोलॉजिकल को हिंदी में पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। लिटरेरी सोर्स को साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साहित्यिक स्रोत। अब ये जो साहित्यिक स्रोत है ये भी दो पार्टों में बटा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिए। यानी जो लिटरेरी सोर्स है उसे कितने डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी बांटा गया है। तो उसको दो हिस्सों में बांटा गया है, ध्यान रखिए, इंडिजीनियस और नॉन इंडिजीनियस। इंडिजीनियस का यहाँ मतलब है देशज और नॉन इंडिजीनियस का मतलब है फॉरेनर। ठीक है, यानी वो किताबें जो भारत के लोगों ने भारत के बारे में ही लिखा है वो इंडिजीनियस यानी देशज कहलाएंगे, और विदेशज क्या होंगे? वो जो किताबें जो भारत के बारे में है लेकिन लिखा किसी और ने। ठीक है, इसे कहा जाता है। जब आप देशज की बात करते हैं तो देशज भी दो टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, कुछ किताबें ऐसी हैं जो सिर्फ धर्म की बात करते हैं, रिलीजियस जो इश्यूज हैं, कंटेंट है, उसकी बात करते हैं। कुछ किताबें ऐसी होती हैं धारक के जो धर्म से अलग हटकर उस टाइम की सोसाइटी की, उस टाइम की लिविंग स्टैंडर्ड की, लोग कैसे रहते थे, कैसे उठना बैठना था, इसके बारे में बात होती है। तो अगर मोटे तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं तो जो आपका देशज है वो भी दो हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखें, रिलीजियस और नॉन रिलीजियस, धार्मिक और धार्मिक नहीं। अब अगर धार्मिक की बात करें, किसकी बात करें? धार्मिक रिलीजियस टेक्स्ट की। तो रिलीजियस टेक्स्ट, कुछ ऐसे रिलीजियस टेक्स्ट हैं आपके, कुछ ऐसे आपके धार्मिक किताबें हैं, कुछ ऐसी धार्मिक किताबें हैं जिसको ब्राह्मणों ने लिखा है, और कुछ ऐसी आपकी धार्मिक किताबें हैं जिनको ब्राह्मणों ने नहीं लिखा है लेकिन फिर भी उनमें धर्म की बातें हो रही हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो सभी रिलीजियस टेक्स्ट में काउंट होते हैं। तो कुछ किताबें ब्राह्मणों ने जो लिखी है उसे ब्राह्मणिज्म टेक्स्ट कहा जाता है, और कुछ को ब्राह्मणों ने नहीं लिखा है लेकिन फिर भी रिलीजियस मैटर पे बात हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं नॉन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। हिंदी में क्या बोलेंगे? ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण तेतर साहित्य। अब ब्राह्मण साहित्य में क्या आता है? वो साहित्य, वो टेक्स्ट जो ब्राह्मणों ने लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल वेद, वेदास, उपनिषद ऐसे। और नॉन ब्राह्मणिकल में कौन आएंगे? जैन और बौद्धिज्म, जो कि धर्म की बात करते हैं।
इस तरीके से एक ओवरऑल सोर्स का फॉर्मेट है जो आपको इंफॉर्मेशन देता है कि आज से 10,000 साल पहले क्या हुआ था और आज से 15,000 साल पहले क्या हुआ था। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर देखा जाए, क्लियर है, तो कहीं ना कहीं आपको कहानी जो है अलग अलग तरीके से देखने को आपको मिलेगी और समझने को मिलेगी। क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं वन बाय वन करके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोर्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, लिटरेरी सोर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्स। जो आपका सोर्स होता है लिटरेरी सोर्स, उसको अगर देखा जाए तो तीन डिवीजन में, तीन हिस्सों में बांटा गया। हिस्टोरिकल टेक्स्ट, रिलीजियस टेक्स्ट, फॉरेनर टेक्स्ट। ठीक है, रिलीजियस टेक्स्ट, फॉरेनर टेक्स्ट और हिस्टोरिकल टेक्स्ट, ये तीनों लिटरेरी सोर्स में काउंट होते हैं। ये जो तीनों हैं आपके, ठीक है, किसमें काउंट होते हैं? आपके लिटरेरी सोर्स में, यानी ये तीनों रिटन फॉर्मेट में आपके काउंट होते हैं। जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है वो नॉन रिटन सोर्स कहा जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स का मतलब क्या होता है, तो जो नॉन रिटन फॉर्म में हो वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहलाएगा, और जो रिटन फॉर्म में हो वो तीन तरह से आपको देखने को मिलेगा। हिस्टोरिकल टेक्स्ट, जो सिर्फ हिस्ट्री यानी उस टाइम के सोसाइटी और उसके फेथ वगैरह के बारे में बात करना है। फॉरेनर टेक्स्ट, जो विदेशियों ने लिखा है यानी बाहर के लोगों ने लिखा है लेकिन भारत के बारे में लिखा है। वही रिलीजियस टेक्स्ट की बात करें तो वो कुछ धार्मिक किताबें जो लोगों की जो फेथ है, विश्वास है, बिलीव है, उनके बारे में इन किताबों से जानकारी मिलती है। तो इस तरीके से अगर हम देखें और समझने की कोशिश करें तो जो रिलीजियस टेक्स्ट है वो आपके सिर्फ धर्म की बातें करता है, यानी उस टाइम के लोगों की सोच क्या थी, उनका फेथ क्या था, इसके बारे में जानकारी मिलती है। ओके, अब वन बाय वन करके शुरुआत करेंगे रिलीजियस टेक्स्ट के साथ। अब जैसा कि मैंने आपको समझाया था, रिलीजियस टेक्स्ट की अगर बात करें तो कुछ ऐसी आपकी रिलीजियस टेक्स्ट हैं जिनको ब्राह्मणों ने लिखा है, और कुछ ऐसी किताबें जो नॉन ब्राह्मणिकन यानी ऐसी किताबें जिनको ब्राह्मणों ने नहीं लिखा है लेकिन फिर भी धर्म की बातें करते हैं। तो इसीलिए धार्मिक साहित्य को दो भागों में बांटा जाता है। रिलीजियस लिटरेचर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण लिटरेचर। सेकंड वन इज ब्राह्मणेतर साहित्य, ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण लिटरेचर। यानी रिलीजियस टेक्स्ट को अगर देखा जाए तो कुछ रिलीजियस टेक्स्ट आपको ब्राह्मणों ने लिखा है और कुछ ब्राह्मणों से अलग हटकर अलग लोगों ने लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी वो धर्म की बातें करते हैं। इसलिए ओवरऑल तौर पे देखा जाए तो इनको आपका धार्मिक रिलीजियस टेक्स्ट कहा जाता है। ओके, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथ की, ब्राह्मण टेक्स्ट की। तो देखिए ब्राह्मण टेक्स्ट किसे कहा जाता है? वो टेक्स्ट, वो किताबें जो ब्राह्मणों ने लिखी है। किसके द्वारा लिखी गई? ब्राह्मणों के द्वारा। इनमें कौन कौन आपके शामिल है? इनमें वेद यानी वेदांत शामिल है, वेदांग वेदांग जो है ये, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण टेक्स्ट, पुराण, स्मृति ग्रंथ, स्मृति टेक्स्ट, अरण्यक, अरण्याक्ष, रामायण और महाभारत जिन्हें एपिक भी कहा जाता है। दीज आर ऑल टेक्स्ट जिन्हें हम ब्राह्मण टेक्स्ट कहते हैं। यानी ये वो सभी किताबें हैं। ब्राह्मण ग्रंथ की अगर संख्या बोली जाए, ध्यान रखिए, तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बट मोटे तौर पे आपको सिर्फ कुछ किताबों के नाम स्क्रीन पर आपको दिखाए गए हैं, जो कि आपके एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें वेद है, वेदांग है, उपनिषद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, पुराण है, आपका स्मृति ग्रंथ है, अरण्यक है, रामायण और महाभारत है। ये जो आपकी किताबें हैं इनसे फैक्चुअल जो आपके क्वेश्चन हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन, वो तैयार होते हैं और बनते हैं, और इन्हें बेसिकली एक सोर्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जिनसे हमें अर्ली इंडिया की यानी शुरुआती भारत के बारे में, उसकी सोच के बारे में, उसके इकोनॉमिक स्टेटस, उसके सोशल स्टेटस, पॉलिटिकल स्टेटस, पॉलिटिकल सिनेरियो, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है इन सब के द्वारा। क्योंकि जब हम कुछ बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री का सीधा कहना है ऐसा ही हुआ होगा। तो जो चीज़ हुई है उसके बारे में हमें कहीं ना कहीं से जानकारी मिलेगी, तो या तो रिटर्न फॉर्म में मिलेगी या नॉन रिटर्न फॉर्म में मिलेगी। अब यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा है एक पोर्शन है जिसे ब्राह्मण टेक्स्ट कहा जा रहा है, जिसको ब्राह्मणों ने लिखा है। इसमें वेद, वेदांत, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, स्मृति ग्रंथ, अरण्यक, रामायण
और महाभारत आते हैं। इन सब को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनको ब्राह्मणों ने लिखा हुआ है और ये सभी रिटन फॉर्म में आपके अवेलेबल है एज अ टेक्स्ट के तौर पे। तो चलिए वन बाय वन करके ब्राह्मण टेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले वेद से। किससे करते हैं? वेद से। तो हमारा जो अब टॉपिक है वो क्या है? वो है वेद। क्या है? वेद। अब हम खास तौर पे क्या पढ़ने वाले हैं? वेद के बारे में हम खास तौर पे पढ़ने वाले हैं। ओके। अब वेद होता क्या है? आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ चुके होंगे। जैसे ही ये आपका वर्ड आया तो वैसे ही आपके दिमाग में आ चुका होगा। तो आम तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं कि वेद है क्या और क्या नहीं है, तो इसको समझना इतना मुश्किल नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, हम सोर्स पढ़ रहे हैं बेटा। ठीक है, कंफ्यूज या डाउट होने की जरूरत नहीं है। हम क्या पढ़ रहे हैं? सोर्स पढ़ रहे हैं। ओके, यानी वो खबरी पढ़ रहे हैं जो हमें आज से 10,000 साल पहले क्या हुआ था, 15,000 साल पहले क्या हुआ था, 20 साल पहले क्या हुआ था, आज से 5 मिनट पहले क्या हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन सब की जो जानकारी है वो कौन देंगे? वो खबरी देंगे, जिन्हें हम अलग अलग फॉर्म में जानते हैं। उन्हीं फॉर्म में से एक फॉर्म है जिसे हम कह रहे हैं वेद। क्या कह रहे हैं? वेद यानी वेदास। ठीक है। अब जैसे किसी एक देश को चलाने के लिए रूल रेगुलेशन नाम की एक बुक चाहिए होती है, जिसे आप आम तौर पे पॉलिटिकल सिनेरियो के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, नियम कायदे कानूनों की एक किताब जिसके द्वारा किसी देश को चलाया जाता है। तो कहा जाता है अर्ली इंडिया में जो लोग रहते थे वो कैसे रहते होंगे, क्या करते होंगे, क्या नहीं करते होंगे। तो इन सब की जो जानकारी है, यानी शुरुआती जो प्राचीन भारत की जानकारी है, वो आपको कहाँ से मिलती है? वेद से मिलती है। तो वेद इज लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी वेद आपका क्या है? प्राचीन भारत का आरंभिक संविधान है। चलिए अब वर्ड टू वर्ड हम समझने की कोशिश करते हैं। तो वेद के अगर अर्थ की बात करें तो इसे ज्ञान कहा जाता है। यानी वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। कैसा ज्ञान? पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। वेदास मीन्स नॉलेज, होली एंड स्पिरिचुअल। वेद का यहाँ अर्थ क्या है? ज्ञान। क्वेश्चन आपसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि वेद का अर्थ क्या होता है, वेद की मीनिंग क्या होती है। तो वेद की मीनिंग होती है नॉलेज। अब यहाँ पर दो चीजों को आप समझ लें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब क्या चीज समझना है, उससे पहले आप ये जान लें कि ये जनरेट किससे हुआ है, ये ओरिजिन किससे हुआ है। तो वेद जो है वो संस्कृत भाषा के वेद धातु से बना है। किससे बना है? ठीक है, जो वेद है वो संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है। किससे बना है? विद धातु से। अब विद का यहाँ मतलब क्या होता है? धातु का मतलब हो गया वर्ड। यहाँ पर आप धातु जो है, ध्यान रखें, वो मेटल वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे का मतलब क्या है? वर्ड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो विद शब्द से बना है। ये संस्कृत भाषा के किस शब्द से बना है? विद शब्द से। विद से बना है वेद, और वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। तो यहाँ विद का अर्थ क्या होता है? विद का अर्थ होता है जानकारी। विद का अर्थ क्या होता है? जानकारी। इसको इंग्लिश में समझते हैं जरा, ताकि आप समझ सकें। एक होता है इंफॉर्मेशन और एक होता है नॉलेज। इंफॉर्मेशन मतलब बस मालूम है हमें। इंफॉर्मेशन मतलब एक जो चीज आपको कहीं से भी प्राप्त हो जाती है उसे हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन। अब वो सही है गलत है ये डिसाइड नहीं होता, जस्ट इंफॉर्मेशन है वो। लेकिन ज्ञान का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन का एक अपडेट वर्जन होता है जिसे नॉलेज कहते हैं। इंफॉर्मेशन के अपडेट वर्जन को क्या कहते हैं? नॉलेज कहते हैं। और जो नॉलेज होता है, जो नॉलेज होता है वो ये बताता है क्या सही है और क्या गलत है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जैसे आप देखते हो कि किसी देश के बारे में बताता है, इस देश में क्या है क्या नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना, सेम ऐसे ही जो वेद है वो भी एक एज नॉलेज है, जो कि होली और स्पिरिचुअल है, पवित्र और आध्यात्मिक है, जो आपको बताता है क्या सही है और क्या गलत है। तो यहाँ पर वेद का अर्थ आपने समझा। वेद शब्द जनरेट कैसे हुआ ये भी आपने, यानी ओरिजिनेट कैसे हुआ ये भी आपने समझा। अब जरा हम देखते हैं, इट इज अ मेड फ्रॉम विद धातु लैंग्वेज ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। ओके, अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे धातु को आप क्या लिख सकते हो? वर्ड लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप? वर्ड। ठीक है, ध्यान रखिए।
ओके, आप क्या लिख सकते हो, वर्ड लिख सकते हो। क्लियर। देन उसके बाद अगर देखा जाए तो वेद को सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ बोला जाता है। अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ से बात करूं और वर्ल्ड के सिनेरियो के हिसाब से बात करूं, जो सबसे पुराना आपका धर्म ग्रंथ है, रिलीजियस टेक्स्ट, ठीक है, ध्यान रखिए, वो कौन सा है आपका, वेद है। कौन सा है वो, वेद है। क्लियर है, कौन सा है आपका, वेद। ओके, दिस इज द ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर विच वी नो एज अ वेदास, जिसे हम वेदा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, वेदा के नाम से। यानी वेद जो है वो दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है और भारत का भी सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। धर्म ग्रंथों में अगर बात करें, रिलीजियस टेक्स्ट में सबसे पुराने धर्म ग्रंथ की बात करें तो वो कौन सा है, वेद है। क्लियर है। इसके अलावा अगर सबसे बाद का वेद की बात करें तो ये आपके लिए अनइम्पॉर्टेंट है, अभी फिलहाल आपको समझना और नोट नहीं करना है। क्लियर है। खास तौर पे अभी हाल फिलहाल में आपने जो पढ़ा है उसको जरा आप समझ लें कि आप पढ़ रहे हैं वेद के बारे में। वेद जो हमें अर्ली इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक सोल है जो बताता है क्या है और क्या नहीं है। ओके, तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और ये संस्कृत भाषा के वेद धातु से बना है और ये दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। ओके, अब बात करते हैं वेद की। तो वेद एक किताब है और ये जो वेद है ये एक बहुत बड़ी किताब है। इसको समझने के लिए इसे 4 हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में बांटा गया, 4 हिस्सों में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। क्लियर है, ध्यान रखिए। ओके, क्या करा गया, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद। अब आपके मन में डाउट आएगा, चलो हमने ये समझ लिया कि वेद का जो अर्थ है वो ज्ञान होता है और ये एक बहुत बड़ी किताब है जिसे हमने समझने के लिए, पढ़ने के लिए टॉपिक बेसिस पर इसको 4 हिस्सों में बांटा गया है। क्लियर है, ध्यान रखिए। तो इनकी संख्या कितनी है, 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब आप कहोगे, एक आपके मन में सवाल आया होगा कि हम ऊपर नीचे तो लिख ही सकते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। क्लियर है, ध्यान रखिए। लेकिन यहाँ पर आप जो सोच रहे हो वो सबसे बड़ी गलती वाली एक सोच रहे हो। क्यों, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो, ध्यान रखिएगा, तो आपका आंसर हमेशा गलत रहेगा। आपका आंसर कैसा रहेगा, हमेशा गलत रहेगा। इसके पीछे एक बड़ी वजह, वो बड़ी वजह क्या है कि ये सब सीरियल वाइज है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। देयर नंबर इज 4, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। ये जब आपसे क्वेश्चन हो जाएगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए, तो अगर आपने ऊपर नीचे पजल कर रखा है तो ये फिर आपके लिए मुश्किल होगा। क्लियर है, आपके लिए डिफिकल्ट होगा। तो ऐसी सिचुएशन में ध्यान रखिएगा, आपको सीरियल वाइज ही याद रखना पड़ेगा कि पहले कौन आया उसके बाद कौन आया। इसी बेसिस पर आप एक चीज क्लियर कर सकते हो कि सबसे प्राचीन जो वेद है वो है ऋग्वेद और सबसे नया वेद कौन सा है, आपका अथर्ववेद। क्लियर है, ध्यान रखिए। सबसे प्राचीन कौन है, ऋग्वेद, और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सॉरी नया वेद, न्यूएस्ट जो है आपका अथर्ववेद, और ओल्डेस्ट ऋग्वेद। क्यों, अब कहा जाता है कि इन चारों वेदों के संकलन को, यानी इन चारों वेदों को अगर कंपाइल कर दिया जाए तो ये बन जाते हैं संहिता। संहिता को दूसरे शब्दों में हम क्या कहते हैं, वेद कहते हैं। क्या कहते हैं, वेद। द 4 वेदास आर ऑल्सो कॉल्ड संहिता। ओके, क्या बोलते हैं, संहिता। और इसे हम दूसरी भाषा में क्या बोल देते हैं, वेद बोल देते हैं। यानी वेद को ही हम संहिता बोलते हैं, और संहिता का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान। क्या मतलब होता है, संविधान। क्लियर है, ध्यान रखिए। ओके, तो चारों वेदों के संकलन को, कंप्लाइंस जो होता है, ध्यान रखिए, उससे हम लोग संहिता कहते हैं। अब आपके मन में सवाल आया होगा, इसको किसी न किसी ने तो लिखा होगा। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन याद रखिएगा, इसको लिखा नहीं गया बल्कि संकलन किया गया। संकलन का यहाँ मतलब होता है कलेक्ट करना, कंपाइल करना। यानी ये जो नॉलेज है ये प्री ऑरिजिनेटेड नॉलेज है, ये सोसाइटी में पहले से मौजूद थी। अब इसको समझा देता हूँ मैं आपको आम भाषा में कि जो ये आपकी नॉलेज है
ये बेसिकली जो है ज्ञान, ये ओरली फॉर्म में पहले चल रहा था। एक टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, फिर स्टूडेंट किसी और स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, फिर कोई और एक स्टूडेंट किसी और स्टूडेंट को पढ़ा रहा है। इस तरह से ये जो नॉलेज थी ये ओरली फॉर्म में चल रही थी, क्योंकि शुरुआती जो हमारी नॉलेज थी वो ओरल फॉर्म में मौखिक तौर पे एक जगह से दूसरी जगह जाया करती थी, यानी एक्सपेंड हुआ करती थी। उसको एक लिटरेचर फॉर्म देने, एक टेक्स्ट के फॉर्म देने का जो काम है, ध्यान रखिएगा, वो किसने किया था? वो किया था वेद व्यास ने। वेद व्यास यानी वेद के बारे में बताने वाला। व्यास का मतलब क्या होता है? जैसे आमतौर पे आप सिंगर शब्द होता है उसको हिंदी में हम लोग व्यास, एक लोकल आपकी लैंग्वेज होती है, व्यास का मतलब होता है बोलना, कहना, गाना। क्लियर है? इसलिए इस बेसिस पर कहा जाता है वेद एक श्रुति टेक्स्ट है। क्या है? वेद एक श्रुति टेक्स्ट है, यानी ओरल, जिसे सुना जाता है। वेद को क्या करा जाता है? सुना जाता है। तो ऐसी चीज सोसाइटी में पहले से ही मौजूद थी। नॉलेज जो है वो पहले से ही मौजूद था। टीचर के बेसिस पर इसे देवकृत मानते हैं। क्या मानते हैं? देवकृत मानते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा कि कुछ लोग वेद का जो ओरिजिनेटेड है, कहा जाता है कि वेद की जो नॉलेज है वो प्री ओरिजिनेटेड है, प्री सोसाइटी, जब आपकी समाज भी नहीं बना था उस टाइम से ये नॉलेज आपकी चल रही थी ओरल फॉर्म में। यहाँ से वहाँ जो गुरु थे, ऋषि थे, संत थे, महात्मा थे, इनके आपके इनके थ्रू जो है इसका विस्तार हो रहा था। इसलिए इसे देवकृत मतलब गॉड गिफ्टेड कहा जाता है। सम पीपल कंसीडर द वेदास टू बी अ डाइटीज, यानी देवताओं के द्वारा लिखी गई एक किताब है। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो आपके वेद है, ध्यान रखें, उसे गॉड गिफ्टेड भी कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि वेद से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? वेद से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? तो वेदों से हमें आर्यों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। वेदों से हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है? आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। ओके, तो बेसिकली ये होते कौन है? आर्य बेसिकली अगर डिफाइन किया जाए, आमतौर पे आपको छोटे शब्दों में एक बेसिक टर्म के अकॉर्डिंग समझाऊं आपको, तो आर्य उन लोग कहते हैं जो बेसिकली बात की जाए तो उनकी जो हाइट होगी वो 6 फीट या 6 फीट से ज़्यादा होगी। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, अगर उनके कलर कॉम्बिनेशन की बात की जाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो वो गोरे होंगे। अब यहाँ पर गोरे की फिलोसफी आप समझ लें, जिनकी स्किन वाइट होनी चाहिए, यानी चमड़ी जिसे हम लोग कहते हैं वो कैसी होनी चाहिए? वाइट होनी चाहिए। उन्हें आर्य कहा जाता है और भारत के मूल निवासी के तौर पे उन्हें देखा जाता है। और कहा जाता है कि वेदों को लाने में या वेदों को इम्पायर करने में उनके अकॉर्डिंग एक सोसाइटी जो डेवलप होती है वो आर्यन सोसाइटी के नाम से जानी जाती है। इस पे अलग अलग तरह के डिबेट हैं, उन पे हम नहीं जाएंगे अब फिलहाल। अभी सिर्फ अभी इतना आपको समझना है कि इन वेदों से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? अर्ली इंडिया के बारे में, प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो आर्यंस के बारे में मिलती है, उस टाइम के लोगों की रहन सहन के बारे में जानकारी मिलती है। क्लियर है? इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें वेद के द्वारा मिलती है। तो इस तरीके से आपने पढ़ा। अब मिलेंगे हम अगली क्लास में, अगले एपिसोड में, जहाँ पर सोर्स से रिलेटेड कुछ और नई बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज से 10,000 साल पहले जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है, यानी जो चीज़ें हुई है वो वाकई में हुई है कि नहीं हुई, इनसे कैसे इंफॉर्मेशन मिलती है, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन जाने से पहले जरा आप जान तो ले कि आपने पढ़ा क्या। आज की क्लास में आपने प्राचीन भारत के सिलेबस की बात की कि प्राचीन भारत में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ओवरऑल आपने चैप्टर 12 देखे, जो कि चैप्टर आपको 12 पढ़ना है। यानी जैसे ही आप 12 चैप्टर कंप्लीट कर ले तो इसका मतलब आप ये समझ जाना कि ओवरऑल तौर पे आपने एंशिएंट इंडिया को खत्म कर लिया है। अब सवाल उठता है कि एक ऐसे भारत की, एक ऐसे दौर की या एक ऐसे समय की बात करने जा रहे हैं जिस टाइम पीरियड में ना तो हम थे ना हमारे पूर्वज थे, ठीक है, ध्यान रखिए, दादा परदादा वगैरह ऐसे भी नहीं थे। तो इनसे हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? तो हमारे पास होते हैं कुछ खबरी, जिन्हें हम लोग बुकिश लैंग्वेज में आर्कोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्स कहते हैं। अब जो ये आर्कोलॉजिकल लिटरेरी सोर्स है, ये हमें अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन देते हैं।
तो ऐसे ही आज आपने एक फॉर्म की बात करी वेद। जो वेद है उसका अर्थ होता है नॉलेज, और ये एक संस्कृत लैंग्वेज है। संस्कृत लैंग्वेज से डेवलप हुआ है वेद। की भाषा क्या है? संस्कृत है। और संस्कृत के किस शब्द से वेद शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो विद धातु से बना है। ठीक है, ध्यान रखें, जिसका मतलब क्या होता है? जानकारी। और वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। कैसा ज्ञान? आध्यात्मिक और आपका पवित्र, स्पिरिचुअल और हॉली नॉलेज। क्लियर? फिर आपको बताया गया कि जो वेद है उसे गॉड गिफ्टेड भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो नॉलेज है ये प्री ऑरिजिनेटेड नॉलेज है। ये ऑरली फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह आपकी एक्सपेंड हो रही थी, इसका विस्तार हो रहा था। इस तरह की बहुत सारी चीजें देखी, और खास तौर पे आपने ये समझा कि वेद से हमें अर्ली इंडिया, उस टाइम के लोगों की इंफॉर्मेशन, उसकी सोच, उनका रहन सहन, उठने बैठने का तरीका, इन सब की जानकारी हमें मिलती है। ओके, तो इस तरह से आज की क्लास में जो आपने पढ़ा, तो जितने भी बच्चे हैं उन सबको समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं अब अगली क्लास में। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।